हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। जितने भी छात्र क्लास 10th में और 2026 बोर्ड में हिंदी का पेपर देने वाले, तो उनके लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 18 फरवरी सन 2026 को आपका हिंदी का पहला पेपर है। और आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हिंदी का एक वायरल पेपर जिसका कोड है 801 डी। ये जो कोड है आपको यही सेम टू सेम पेपर आपको अपने कॉलेज में देखने के लिए मिल जाएगा। बोर्ड का पेपर यही सेम टू सेम आएगा। तो इस पेपर को हम पूरा सॉल्व करके दिखाने वाले हैं और ये जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारा पेपर है। इस पेपर को आपको जो है पूरा सॉल्व करना है, शुरू से लेकर आखिरी तक इस वीडियो को देखना है। तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये 2026 का लेटेस्ट पेपर है, हिंदी का पेपर है और इस कोड का नाम हो जाएगा 801 डी। ये पेपर हमारा कोड है। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि समय दिया जाता है पेपर को हल करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट दिए जाते हैं और 70 नंबर का हमारा पूर्णांक होता है। इतना तो बेसिक सभी स्टूडेंट को पता होगा। 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है जिसका नंबर जो हमें स्कूल से दिए जाते हैं। सबसे पहले आपको इस तरीके से निर्देश दिए जाएंगे, यही सेम टू सेम पेपर जो आपके यहाँ पर बोर्ड का भी है और ऐसा ही पेपर आपको बोर्ड में देखने के लिए मिलेगा। अगर आप इस पेपर को पूरा देख लेते हो तो कम से कम आप यकीन मानिए कि 50 नंबर तो आपका यहीं से बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, क्योंकि इस पेपर में बेसभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसमें निर्देश है प्रारंभ के जो यहाँ पर 15 मिनट है, प्रारंभ के जो 15 मिनट है वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। जो हमारा प्रश्न पत्र है वो 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ में और खंड बा में विभाजित है। प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्प प्रश्न है जिसका उत्तर जो हमें ओएमआर शीट पर देना होता है। और खंड आ में जो बहुविकल्प प्रश्न है वो प्रत्येक प्रश्न जो है 1 नंबर का होगा और जितने भी हमारे प्रश्न दिए गए उनके जितने भी नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है उसके सम्मुख अंक निर्धारित किए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर अब आपका जो है पेपर स्टार्ट होता है खंड आ से। खंड आ में मैंने आपको बताया है कि बहुविकल्प प्रश्न पूछे जाएंगे, जो है 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके उत्तर जो आपको कहाँ पर देने होते हैं, ओएमआर शीट पर आपको इनके उत्तर देने होते हैं। प्रत्येक जो हमारा प्रश्न होगा वो यहाँ पर 1 नंबर का प्रश्न होगा, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा। जो जितना हमारा प्रत्येक जो प्रश्न है वो 1 नंबर का प्रश्न होता है। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। अब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, कृति कंकाल के लेखक है। इन चारों में से बताना है कि कृति कंकाल के लेखक कौन है। तो यहाँ पर कृति कंकाल के लेखक हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद जी, जो है वो कृति कंकाल के लेखक है। जो भी उत्तर सही होता है उसका जो भी उत्तर सही होता है उसका उत्तर जो आपको ओएमआर शीट पर देना होता है। अगर आपको ओएमआर शीट पर वीडियो चाहिए कि ओएमआर शीट किस तरीके से भरी जाती है तो उस टॉपिक पर मैं वीडियो बना दूंगा, कमेंट कर देना। उसके बाद अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वरी की विधा है। जो अर्धनारीश्वरी है वो किस निबंध की विधा है, तो वो जो हो जाएगी हमारी निबंध की विधा है। अर्धनारीश्वरी जो विधा है वो निबंध की विधा है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट, जितने भी इसमें बहुविकल्प प्रश्न है, जो 20 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, सभी को आपको जरूर तैयार करना है। एग्जाम में पूछे गए आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सभी को रेडी आपको जरूर यहाँ पर कर लेना है। फिर उसके बाद तीसरा है, गबन के लेखक है। जो गबन है उसके लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निराला, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जो गबन है वो किसके लेखक हो जाएंगे, यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद्र जो है गबन के लेखक है। ऑप्शन नंबर जो इसका ए है बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, कलम का सिपाही के लेखक कौन है। जो कलम का सिपाही है ये किसकी कृति है, इसके लेखक कौन है। तो जो कलम का सिपाही है इसके हमारे लेखक हो जाएंगे अमृत राय। इसका जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट, कलम का सिपाही अमृत राय की रचना है। उसके बाद स्टूडेंट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, प्रताप नारायण मिश्र लेखक है। प्रताप नारायण जो मिश्र है वो किस युग के लेखक है। ऑप्शन नंबर ए द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु युग, ऑप्शन नंबर सी शुक्ल युग, ऑप्शन नंबर डी शुक्लोत्तर युग। जो प्रताप नारायण मिश्र जो है वो भारतेंदु युग के लेखक हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा बिल्कुल स्टूडेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, पंचवटी रचना है। जो पंचवटी रचना है वो किस लेखक की है। तो जो पंचवटी रचना हो जाएगी हमारी मैथिली शरण गुप्त जी की पंचवटी रचना है। इसका जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट, जितने भी प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं सभी एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं, सभी को आपको जरूर तैयार कर लेना। इसी तरीके से अगर आपको और भी सब्जेक्ट के पेपर चाहिए, वायरल पेपर चाहिए,
तो आप कमेंट कर देना, एक एक करके सभी सब्जेक्ट का वीडियो यहाँ पर आएगा। उसके बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, रामचंद्रिका के रचनाकार है। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो जो रामचंद्रिका है उसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? केशव दास। यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा बी है वो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ललित ललाम के रचनाकार। जो ललित ललाम है इसके रचनाकार कौन है, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पद्माकर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिहारी, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा भूषण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मतीराम। तो जो ललित ललाम है उसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? मतीराम। इसका जो है ऑप्शन नंबर हमारा डी है, बिल्कुल हमारा स्टूडेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, आधुनिक काल की समय अवधि कितनी? जो आधुनिक काल है उसकी समय सीमा कितनी है? तो जो आधुनिक काल है उसकी समय सीमा हो जाएगी 1843 से अब तक। इसका जो ऑप्शन नंबर डी है हमारा स्टूडेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चनों को आपको जरूर तैयार यहाँ पर कर लेना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा हमारा, साकेत महाकाव्य की रचना किसकी? जो साकेत महाकाव्य है वो रचना किसकी है? तो जो साकेत रचना प्रत्येक स्टूडेंट को पता होगा कि मैथिली शरण गुप्त जी की यहाँ पर साकेत रचना है। इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा स्टूडेंट बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त जी की साकेत रचना है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है, नाना वाहन नाना वेशा बीएसए शिव समाज निज देखा, इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रौद्र रस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करुण रस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हास्य रस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वीर रस। तो जो है नाना वाहन नाना वेशा, जिसमें कौन सा अलंकार इसमें पूछा गया अलंकार, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है। ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा, नाना वाहन नाना वेशा, इसमें कौन सा रस है? तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा? हास्य रस हो जाएगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, अलंकार की जगह पर आपका रस होगा, तो इसमें जो है हास्य रस है। मैं आपको एक ही वीडियो में रस छंद अलंकार क्लियर करा दूंगा, बस आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप जो है पूरी किताब के क्वेश्चन लगाओ। आपको मैं जो ओनली मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा उतने तैयार कर लेना, और आराम से जो है आपका 70-80% 90% तक आपका बहुत ही आसानी से यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति में कौन सा अलंकार? जो चरण कमल बंदो हरिराई है उसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। इसका जो है ऑप्शन नंबर हमारा ए है, वो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर 13 है, सुनी केवट के बेन प्रेमन लपेट अटपट विषय करुणा एन चितई इजान की लखन तनु, इन पंक्ति में कौन सा छंद है? इनमें से बताना है कि कौन सा इसमें छंद है। ऑप्शन नंबर ए चौपाई छंद, ऑप्शन नंबर बी रोला छंद, ऑप्शन नंबर सी सोटा छंद, ऑप्शन नंबर डी दोवा। तो सुनी केवट के बेन, इसमें यहाँ पर कौन सा छंद हो जाएगा? सोटा छंद हो जाएगा। इसका जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो पेपर है बहुत ही ज्यादा वायरल पेपर है, और आप लोगों को पता होगा कि 801 डीए जो पेपर होता है बहुत ही ज्यादा पेपर इंपॉर्टेंट होता है, और इसका जो प्रत्येक क्वेश्चन आपके बोर्ड वाले पेपर में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसलिए हर हालत में आपको इस पेपर को पूरा तैयार करना है। जितने भी पेपर में सवाल पूछे गए, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, सभी को आपको जरूर तैयार कर लेने। उसके बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, अनुसार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। जो अनुसार है उसमें उपसर्ग कौन सा? तो अनुसार में जो उपसर्ग हो जाएगा हमारा अनु। इसका जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल हमारा स्टूडेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, मैं मूर्ख नहीं हूं अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद कौन सा है? मैं मूर्ख नहीं हूं, इसके आधार पर जो है वाक्य का जो भेद है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा हमारा निषेध वाचक। इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, त्रिवेदी में समास है। त्रिवेदी में कौन सा समास है? द्विगु समाज हो जाएगा। इसका जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिवेदी में द्विगु समास पाया जाता है, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, मछली का पर्यायवाची क्या? जो मछली का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा मीन। इसका जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य, इनमें से बताना है कि मिश्र वाक्य कौन सा है?
जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो। इसका जो ऑप्शन नंबर डी है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही हमारा जो मिस्र वाक्य, जो झूठ बोलते हैं उन पर आपको कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। उसके बाद अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, यह मेरा पसंदीदा रेस्तरा है। यह मेरा जो है पसंदीदा रेस्तरा है। इसमें जो है क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सर्वनाम एक विशेषण पुल्लिंग एक वचन रेस्तरा विशेष्य। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर्वनाम निश्चयवाचक पुल्लिंग एक वचन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संज्ञा व्यक्तिवाचक पुल्लिंग एक वचन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सर्वनाम अनिश्चयवाचक पुल्लिंग एक वचन। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वनाम सर्वनाम निश्चयवाचक पुल्लिंग एक वचन। इसका जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा बिल्कुल स्टूडेंट सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, भीमा जुर्न में कौन सा समास है। जो भीमा जुर्न है उसमें कौन सा समास पाया जाता है, द्वंद्व समास पाया जाता है। इसका जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आज की वीडियो में ये हमारे जो है 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद अब चलते हैं, यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न जो हमारा 1 नंबर का होता है, जिनके उत्तर जो हमें ओएमआर सीट पर यहाँ पर देना होता है। तो 20 प्रश्न तो ये हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। 20 प्रश्न को आपको तैयार कर लेना है। मैंने आपको उत्तर भी इसलिए बताए ताकि कितना भी वीक स्टूडेंट हो उसको भी ये जो पेपर बहुत ही आसानी से तैयार हो जाए, किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत ना आए। उसके बाद अब स्टार्ट होता है खंडवा। खंडवा में पूछे जाते हैं वर्णनात्मक प्रश्न जो है 50 नंबर के पूछे जाते हैं, जिसमें गद्यांश पद्यांश, संस्कृत का गद्यांश पद्यांश, निबंध रहता है, पत्र रहता है, संस्कृत के प्रश्न रहते हैं। इस तरीके से यहाँ पर दिया जाता है। तो सबसे पहले अब स्टार्ट होता है प्रश्नोत्तर संख्या 21 से। प्रश्नोत्तर संख्या 21 में पूछा गया है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो गद्यांश है आपसे यहाँ पर कितने नंबर का पूछा जाता है, 6 नंबर का गद्यांश पूछा जाता है। और मात्र जो मैं आपको गद्यांश ए से 20 गद्यांश बता दूंगा, ओनली आप जो है उन गद्यांश को तैयार करके चले जाओ और आपका जो है यहाँ पर 6 नंबर बहुत ही आसानी से पक्का हो जाएगा। तो इसके ऊपर 1-2 दिन के अंदर वीडियो आने वाली है। जितने भी गद्यांश है एक ही वीडियो में सभी गद्यांश को मैं यहाँ पर कवर करा दूंगा। तो हमारा यहाँ पर ये गद्यांश है, मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है। आपको यहाँ पर 2 गद्यांश दिए होंगे, जिनमें से सिर्फ आपको एग्जाम में एक ही गद्यांश करना है। जो भी गद्यांश आप पर आ रहा है आप उस गद्यांश को यहाँ पर सोल्व कर सकते हो। तो हमारा पहला गद्यांश हो जाएगा, विश्वास पात्र मित्र जीवन की औसत है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करें, दोषों त्रुटियों से बचाएंगे, हमारे सत्य पवित्रता और मर्यादा को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग मार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में इस तरह से सहायक देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वेद की सी निपुणता और परख होती है, अच्छी से अच्छी माता का धैर्य और कोमलता होती है। ऐसे ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। ये जो हमारा चैप्टर मित्रता पाठ से लिया गया, इसके जो लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इस तरीके से यहाँ पर आपको 3 प्रश्न यहाँ पर दिए जाएंगे। प्रत्येक जो प्रश्न होगा 2 नंबर का होगा। इस तरीके से जो हमारा गद्यांश है 6 नंबर का होता है। और गद्यांश को कैसे सोल्व करा जाता है इसके ऊपर एक वीडियो प्रॉपर आने वाली है। कोई गद्यांश ऐसा आ जाता है जिसे आप पढ़कर नहीं, कोई गद्यांश ऐसा आ जाता है जो आप तैयार करके नहीं गए हो और एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ले जाए, फिर आप उस गद्यांश को कैसे करोगे उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। बस आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी चैनल पर मैं आपको क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट की तैयारी बेहतरीन तरीके से करवाने वाला हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पर पूछा जाएगा, अथवा में भी एक और गद्यांश यहाँ पर पूछा जाता है। तो इस तरीके से अथवा में भी यहाँ पर एक गद्यांश पूछा जाएगा और इसमें भी जो है आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक जो प्रश्न होगा 2 नंबर का होगा, 2 गुणा 3 टोटल जो है 6 नंबर का हमारा गद्यांश पूछा जाएगा। इनमें से जो भी गद्यांश आप पर आ रहा है आप उस गद्यांश को यहाँ पर सोल्व कर सकते हो। वीडियो बहुत ही जल्द आ जाएगा, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में मैंने आपका जो हिंदी है उसका ऑलरेडी तैयारी करा रखा है, प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, सभी सब्जेक्ट का जाकर आप देख सकते हो। उसके बाद स्टूडेंट अब स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 22। अब क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो पद्यांश है वो कितने नंबर का पूछा जाता है, 6 नंबर का पूछा जाता है। 6 नंबर का गद्यांश पूछा जाएगा, 6 नंबर का पद्यांश पूछा जाएगा। इसमें भी जो है आपको यहाँ पर दो पद्यांश देखने के लिए मिलेंगे।
जिनमें से सिर्फ आपको एक ही पद्यांश को हल करना है। जो भी पद्यांश आप पर आ रहा है आप उस पद्यांश को सोल्व कर सकते हो। और पद्यांश को करने का ट्रिक इसके ऊपर वीडियो आने वाला है कि कोई भी पद्यांश ऐसा आ जाए जिसे आप पढ़कर नहीं गए हो, फिर आप उस पद्यांश को कैसे हल करोगे पेपर में, इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, जाकर देख लेना। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर पहला पद्यांश हमारा ये वाला हो जाएगा, 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर अथवा में भी यहाँ पर आपसे पद्यांश पूछा जाएगा, तो ये वाला अथवा में पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पर भी आपको इसके 3 प्रश्न दिए जाएंगे, इसको आप जो है पढ़कर सोल्व कर लेना। ये नहीं है कि मैं नहीं बता रहा हूँ तो आप छोड़ दो, क्योंकि अगर मैं सभी को बताऊंगा तो ये जो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर उसके बाद अब चलते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 23 की तरफ। प्रश्नोत्तर संख्या 23 में पूछा गया है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब यहाँ पर जो संस्कृत का गद्यांश है वो कितने नंबर में पूछा जाता है, 5 नंबर का संस्कृत का गद्यांश पूछा जाता है। इसमें भी आपको जो है 2 संस्कृत के गद्यांश पूछे जाएंगे, जिसमें से सिर्फ आपको एक ही पेपर में करना है। तो पहला है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत है, ये जो है वाराणसी नामक पाठ से यहाँ पर लिया गया है। जितने भी आपके यहाँ पर दिख रहे हैं, आपके ये संस्कृत के गद्यांश दिख रहे हैं, इसके भी ऊपर मैं एक वीडियो लाऊंगा। यानी कि जितने आपकी संस्कृत गद्यांश पद्यांश और जो आपका गद्यांश है उधर की साइड में और पद्यांश है, सबके ऊपर एक एक वीडियो बना दूंगा किस तरीके से आपको ट्रिक में करना है। साथ में यहाँ पर आपको इंपोर्टेंट गद्यांश पद्यांश तो बताने वाला हूँ, मात्र आप उनको पढ़ के चले जाना। आपका जो है 6 नंबर का गद्यांश, 6 नंबर का पद्यांश, 5 नंबर का संस्कृत गद्यांश, 5 नंबर का संस्कृत पद्यांश, यहीं से जो है आपका 22 नंबर बहुत ही आसानी से पक्का हो जाएगा और आप जो है इजीली से पास भी हो जाओगे। तो यहाँ पर भी आपसे 2 पूछे जाएंगे, एक हमारा ये रहा और एक हमारा ये रहा। इन दोनों को आपको जो है जरूर तैयार कर लेना है, स्क्रीनशॉट इसका आपको जरूर क्लिक करना है। उसके बाद अब चलते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 24 की तरफ। प्रश्नोत्तर संख्या 24 है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित आपको हिंदी में अनुवाद करना है। जो संस्कृत का जो पद्यांश है वो 5 नंबर में पूछा जाता है। इसमें भी आपको जो है 2 मिलेंगे, 2 में से सिर्फ आपको एक ही करना है। जो संस्कृत का पद्यांश होता है इसको हल करना बहुत ही ज्यादा आसान होता है, क्योंकि इसमें आपको संदर्भ लिखना पड़ता है कि किस पाठ से लिया गया है, और इसमें जो भी आपको 2 लाइन का ये दिख रहा है पद्यांश, इसका आपको हिंदी अनुवाद करना होता है। बहुत ही ज्यादा इजी है, 8 से 10 में आपको बता दूंगा। 5 नंबर यहीं से आपके बिल्कुल कवर हो जाएंगे। उसके बाद आप चलते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 25 की तरफ। प्रश्नोत्तर संख्या 25 में पूछा जाता है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। यहाँ पर जो है खंड काव्य पूछा जाएगा। अब आप लोगों को पता होगा जो यूपी बोर्ड होता है उसमें टोटल कितने सेट होते हैं, 7 सेट होते हैं। सभी जिलों का जो पेपर होता है वो अलग अलग होता है, सभी जिलों में खंड काव्य अलग अलग पूछा जाता है। अब आपको करने के अपने कॉलेज में जाना, क्लास टीचर से पूछना है कि हमारे जिले में कौन सा खंड काव्य पूछे जाता है। अगर आप लोग कमेंट करोगे जो भी खंड काव्य आप चाहते हो मैं उसको यहाँ पर सोल्व करा दूंगा बहुत ही आसानी से, बिल्कुल सिंपल तरीके से खंड काव्य को मैं आपको यहाँ पर कवर करा दूंगा। उसके बाद स्टूडेंट अब चलते हैं यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 26 की तरफ। अब प्रश्नोत्तर संख्या 26 हो जाएगा हमारा, यहाँ पर दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं को आपको जो है उल्लेख करना है। अब यहाँ पर जो है लेखक का जीवन परिचय पूछा जाता है 5 नंबर का, लेखक का जीवन परिचय पूछा जाएगा 5 नंबर का, कवि का जीवन परिचय पूछा जाएगा 5 नंबर का। मात्र जो है आपको 6 जीवन परिचय तैयार कर लेने लेखक और कवि में, आपको जो है 10 नंबर बहुत ही आसानी से स्टूडेंट पक्का हो जाएगा। तो हमारा जो है लेखक में पहला मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा यहाँ पर जीवन परिचय हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि लगभग जो है 5 से 6 सेट में, लगभग जो है 5 से 6 सेट में पूछा जाता है, हर हालत में आपको तैयार कर लेना है। फिर दूसरा जयशंकर प्रसाद जी का, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी आपको जरूर तैयार करना है। तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। मात्र जो आप इन 3 को तैयार करके चले जाओ, आपका जो है लेखक में 5 नंबर बहुत ही आसानी से यहाँ पर पक्का हो जाएगा। इससे बाहर जो आपको एक भी जीवन परिचय देखने के लिए नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 26 और खा ऑप्शन के अंतर्गत पूछा जाता है कवि का जीवन परिचय। फिर प्रश्नोत्तर संख्या जो 26 है उसमें खा ऑप्शन के अंतर्गत पूछा जाएगा कवि का जीवन परिचय, ये भी जो है 5 नंबर का पूछा जाता है। इसमें जो है आप 3 को तैयार करके चले जाओ। पहला है हमारा तुलसीदास, दूसरा है हमारा सूरदास, तीसरा है हमारा बिहारी। ओनली आप जो है इन 3 को तैयार करके चले जाओ, कभी में भी आपका जो है 5 नंबर बहुत ही आसानी से यहाँ पर स्टूडेंट पक्का हो जाएगा। सभी का आपको स्क्रीनशॉट जरूर क्लिक कर लेना है। इसी तरीके से
सभी सब्जेक्ट के जितने भी मॉडल पेपर हैं, वायरल पेपर हैं, उनके ऊपर मैं एक एक वीडियो लाऊंगा। जितने भी आपके मॉडल पेपर होंगे 4 से 5 सभी को मैं यहाँ पर तैयार करा दूंगा इसी तरीके से। अब चलते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 27 की तरफ। अब प्रश्नोत्तर संख्या 27 में यहाँ पर पूछा जाएगा, अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए। आपको यहाँ पर एक श्लोक पूछा जाएगा, जो श्लोक पूछा जाएगा वो 2 नंबर का पूछा जाता है। अब ओनली आपको 2 श्लोक तैयार कर लेने, कोई आपको जो सरल लगे उन 2 को आप तैयार कर लीजिए। जो इस पेपर में ना पूछा जाए उसको आप लिखकर चले आना, 2 नंबर आपका बिल्कुल मुट्ठी में आ जाएगा, बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट अब चलते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 28 की तरफ। प्रश्नोत्तर संख्या 28 में पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर आपको संस्कृत में करने हैं। यानी कि स्टूडेंट आपसे जो है 2 प्रश्न पूछे जाएंगे संस्कृत में। प्रत्येक जो प्रश्न होगा हमारा 1 नंबर का होगा। इस तरीके से यहाँ पर 1+1 यानी कि 2 नंबर के संस्कृत के प्रश्न पूछे जाएंगे। स्टूडेंट यहाँ पर जो है आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे संस्कृत में। अब इनमें से जो भी आप पर 2 प्रश्न आ रहे हैं उसको आप यहाँ पर सोल्व कर सकते हो। पहला है वाराणसी नगरी कैसा संगम स्थली अस्थि। इस तरीके से यहाँ पर 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, सिर्फ आपको 2 सोल्व करना है। बहुत ही ज्यादा आसान होता है, एक एक लाइन का उत्तर होता है, आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। पहली बार तो जितने यहाँ पर संस्कृत के प्रश्न है ये सभी मैं आपको बता दूंगा। इंपॉर्टेंट पिछले 5 साल के मैं यहाँ पर पेपर देखकर बता दूंगा कि पिछले 5 साल में कौन कौन से पूछे गए, उनको तैयार कर लेना। डेफिनेटली जो है 2 नंबर भी आपका पक्का हो जाएगा। उसके बाद अब चलते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 29 की तरफ। प्रश्नोत्तर संख्या 29 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको यहाँ पर निबंध लिखना है। जो निबंध आप लोगों को पता होगा कि 7 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें से पहला निबंध है आतंकवाद कारण एवं निवारण, इंपोर्टेंट है, तैयार कर लेना। दूसरा है वृक्षारोपण, तीसरा है मेरा प्रिय कवि, चौथा है नारी सशक्तिकरण। ये जो 4 हमारे निबंध है एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, सभी को आपको जरूर तैयार कर लेना है। फिर चलते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 30 में पूछा जाएगा पत्र। अब जो पत्र है वो पूछा जाता है 4 नंबर का, जिसमें आपसे 2 पत्र पूछे जाएंगे। सिर्फ आपको एक ही पत्र सोल्व करना है, जो भी आप पर आ रहा है आप उसको यहाँ पर सोल्व कर सकते हो। पहला पूछा गया है शुक्ल मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को आपको पत्र लिखना है, यानी कि फीस माफी करने हेतु आपको प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है। 4 नंबर का पूछा जाता है पत्र कैसे लिखा जाता है। इस टॉपिक पर भी वीडियो आएगा, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर दूसरा पूछा जाएगा बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को आपको एक शिकायत पत्र लिखना है। इस तरीके से 2 पत्र पूछे जाएंगे, सिर्फ आपको यहाँ पर एक ही पत्र को हल करना है। तो इस तरीके से पूरा जो है हमारा हिंदी का पेपर मैंने आपको पूरा हल करके बता दिया। अगर मैं जो 50 नंबर का हमारा वर्णनात्मक प्रश्न था, अगर मैं इसको हल करने बैठ जाऊं तो लगभग ये जो वीडियो 2 घंटे का बन जाता है। इसलिए मैंने आपको लिए बहुविकल्पीय प्रश्न बता दिए हैं। तो आपको करना क्या है, ये जो हमारा बहुत ही ज्यादा वायरल पेपर है 2026 का, बस आप लोगों को चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट का तैयारी बेहतरीन तरीके से स्टार्ट होने वाला है। तो स्टूडेंट मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करना, दोस्तों के साथ जरूर भेजना। तो फिलहाल के लिए यहीं तक, टाटा बाय बाय, जय हिंद।